एक था चुनाव आयुक्त। जी हां, एक ऐसा चुनाव आयुक्त जिसने चुनाव आयोग को पहचान दी, चुनाव आयुक्त के पद को पहचान दी। आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, उसका एक कारण है। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह चुनाव आयोग द्वारा क्या शक्तियां उपयोग में की जा रही हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम केवल इतना रह गया है कि मीटिंग करना है, ट्रांसफर करना है, चुनाव को इस तरह से कराना है। लेकिन क्या यही शक्तियां हैं चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होती हैं, इसको जनता से रूबरू कराया सबसे पहले एक चुनाव आयुक्त ने। जी हां, उनका नाम है टी.एन. शेषन। 1990 के दशक में चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उससे पहले के चुनाव आयुक्त जो थे वो कहीं बिल्कुल उनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन टी.एन. शेषन ने जिस तरह की शैली अपनाई और जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया, उन्होंने इसके राजनीतिक दलों को और नेताओं को ये मनवा दिया कि चुनाव आयोग भी कुछ होता है और चुनाव आयुक्त की भी कुछ शक्तियां होती हैं। आपको बता दें कि वह एक ऐसे चुनाव आयुक्त थे जो ये कहा करते थे कि सुबह नाश्ते में मैं क्या खाता हूं, पॉलिटिशियंस को खाता हूं। वह कहीं पर भी किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करते थे। आपको मैं बता दूं कि जो आज वोटर कार्ड्स आप प्रयोग करते हैं, जो आपका पहचान पत्र है आपके पास में, मतदाता पहचान पत्र, उसकी शुरुआत भी टी.एन. शेषन ने ही कराई थी। और किस तरह से कराई थी, कब कराई थी, उस समय माहौल बिल्कुल अलग था और ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उस समय इस तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं थी। लेकिन टी.एन. शेषन अड़ गए थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि यदि चुनाव होंगे तो मतदाता पहचान पत्र के साथ ही होंगे। और यह उनकी इच्छा शक्ति थी, यह संविधान द्वारा उनको दी गई शक्तियां थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी बात मनवाई और पहचान पत्र जारी होने के बाद ही चुनाव हुए। अपने देश में यदि हम बात करते हैं शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों की, तो एक समय इंदिरा गांधी का लोहा माना जाता था। उनके सामने लोग थर-थर कांपते थे। लेकिन टी.एन. शेषन एक व्यक्ति थे जो उनके सामने भी साफ गोई से बात करते थे और उनकी ये साफ गोई कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को भी पसंद थी। ऐसे ही तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो टी.एन. शेषन के समय के हैं, जो बताते हैं कि चुनाव आयोग एक बहुत ही शक्तिशाली इकाई होती है और चुनाव आयुक्त के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब आज के चुनाव आयुक्त महोदय इनको प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने जिस तरह से एक वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जरा उसको भी देख लीजिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो पांच महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कि तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाएंगे। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा, तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आ गया, तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहां अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं।
ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2015 में 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। 28 जून मुझे जहां तक याद आता है, शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार, एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि एक ये चुनाव आयुक्त हैं जो आप देखिए कि किस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और एक थे टीएन शेषन जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरे देश को बता दिया था कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त क्या होता है।